अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार हसन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सी पैक के हवाले से। सी पैक के हवाले से आपने भी सुना होगा कि ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा और उसके बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ भी चुकी हैं जिससे आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी आना बाकी हैं। इसी पर बात करेंगे कि सी पैक के हवाले से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो चुका है और कितना फ्यूचर में होगा। इस हवाले से आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई कि पाकिस्तान सी पैक अगर पाकिस्तान में मुकम्मल होता है तो पाकिस्तान दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। इसी पर बात करेंगे। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती लाजवाल है। आप भी जानते हैं जब हम छोटे छोटे थे तब से लेकर अब तक चाइना पाकिस्तान की मदद हर मोड़ पर करता आया है और अभी तक भी देखें तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की मईशत हो, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल हो, पाकिस्तान का कोई भी चैलेंज हो तो उसमें चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। इसी पर बात करेंगे। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारफ़ करवा दूं। प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब मेरे साथ हैं, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, आप मेरे साथ हैं, डायरेक्टर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स BZ। आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अली रजा साहब हैं, फोकल पर्सन है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ सीखोइन। आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। जैसे पहले मैंने कहा कि सी पैक एक गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए, जिसके बहुत सारे फायदे हम हासिल कर भी रहे हैं और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी आना है। सी पैक है क्या? हमारे नाज़रीन को बताएं कि सी पैक से हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। जी इफ्तिखार साहब, जैसा कि आपने पहले बताया कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है समुद्रों से गहरी और हिमालय से ऊंची है। तो यहाँ तक कि अल्लामा इकबाल ने भी कहा था तकरीबन 100 साल पहले कि गिरां ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे। तो चाइना की जो एज एन इकोनॉमिक पावर राइज है पिछले 30 सालों में, वो एक रिमार्केबल राइज है और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इस रीजन पे जो है और दुनिया में उसको एक्सटेंड करने के लिए चाइना ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव बनाया है, जिसका पर्पज़ ये है कि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो शेयर्ड होनी चाहिए कि सिर्फ एक मुल्क और एक खित्ता डेवलप नहीं करे बल्कि पूरी दुनिया में पूरे रीजन में जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप करें। तो ये वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और उसमें चाइना के लिए भी फ़वाइद हैं और जो पाकिस्तान है उसके लिए भी फ़वाइद हैं। चाइना के लिए जो सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा है कि जब गवादर की बंदरगाह फुली ऑपरेशनलाइज होगी तो चाइना को एक ऑल्टरनेट ट्रेड रूट मिलेगा, जिससे उसके पास एक तो एक सिक्योरिटी आ जाएगी उसके ट्रेड में और दूसरा वो जो ट्रेड रूट है वो ज़्यादा एफिशिएंट ट्रेड रूट है, उसमें फासले कम है। तो चाइना का जो टाइम और कॉस्ट है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एशियन, यूरोपियन और अफ्रीकन रीजन में ले जाने में जिस तरह फैलाने के लिए उनको आसानी हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान का इसमें जो चार्म है, जैसे सी पैक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के जरिए मटेरियलाइज हुआ, तो उसका जो पहला फेज था वो एक क्विक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फेज था, जिसमें पाकिस्तान में जो पावर के और इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन के जैसे इश्यूज थे, रोड नेटवर्क को रिहेबिलिटेट किया गया, रेलवे नेटवर्क को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, जो पावर सिस्टम है पाकिस्तान का उसको इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अंदर कैपेसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी ऐड की गई। अब जबकि सी पैक का पहला फेज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ अपने कंप्लीशन पे पहुंच रहा है, तो अब सेकंड फेज में जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स रीप करने हैं उसमें इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, पीपल टू पीपल, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं चूँकि हायर एजुकेशन के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी स्पेशली एग्रीकल्चर पे भी काम कर रही है, तो उस हवाले से जो हायर एजुकेशन कमीशन है पाकिस्तान का, उसने भी यूनिवर्सिटीज़ का कंसोर्शियम बनाया कि जो सी पैक से रिलेटेड प्रोजेक्ट अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स के साथ मिलकर काम करेंगे। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर ने स्पेशली सीक्वान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चाइना के साथ मिलकर कई इनिशिएटिव पे काम शुरू किया, जिसमें सबसे जो बड़ा हमारा इनिशिएटिव है उसमें हमने एक MOU एक सेटल किया, जिसके तहत हम जो इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी है वो लेके आएंगे। दूसरा ये कि हमारे स्टूडेंट्स एक बड़ी तादाद में हर साल 25 स्टूडेंट्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सीक्वान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप पे वहाँ जाएंगे PhD। ये सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी है, बाकी तमाम यूनिवर्सिटियों में भी इस तरह क्या फिर होगी? जी, चूँकि जैसे मैंने बताया कि अब सी पैक के तहत जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अपने जो कोर एरियाज हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हुए जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ जाएँ, चाहे उसमें चाइनीज़ इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हों, एग्रीकल्चरल पार्टनर्स हों या एजुकेशनल सेक्टर के पार्टनर्स हों।
تو چونکہ ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ سرٹن ایگریکلچرل ایریاز پہ ریسرچ کر رہی تھی، تو سیکوان ایگریکلچرل یونیورسٹی جو ہے ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس جو ریسرچ، جو ٹیکنالوجی، جو نو ہاؤ ہے اور جو انوائرمنٹ ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں کی جاتی ہیں برابری کی سطح پہ. بالکل ٹھیک ہے. ریسیپروسٹی اس کا بڑا اصول ہوتا ہے. تو ایم او یوز اس طرح کے یونیورسٹیز کے درمیان یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ہوتے ہیں. جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس کی امبریلا ہے وہ تو الحمدللہ اویلیبل ہے، جو کرنا چاہے اس کے لیے فورم موجود ہے. جی، فریم ورک جس طرح آپ نے کر دیا. جی. تو اس میں جو ہے ہمارا پہلا 25 اسٹوڈنٹس کا بیچ انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً کوئی 250 اسٹوڈنٹس کو ایک میرٹ بیس سلیکشن پروسیس سے سلیکٹ کر کے 25 اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سپٹمبر میں چائنا بھیج رہے ہیں، جو 3 سال سے 4 سال میں اپنی پی ایچ ڈیز کمپلیٹ کر کے آئیں گے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ریسرچ فیسلٹیز میں کام کریں گے، انٹرنیشنل پبلیکیشنز وہاں پہ کریں گے، سیکھ کے آئیں گے اور یہاں آ کے پھر ہماری فیکلٹی کو اسٹرینتھن کریں گے. یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. یہ کیا ہر سال 25 جائیں گے؟ آپ کا کیا موضوع سائن ہوا یا صرف ایک سال؟ نہیں، یہ ہر سال 25 جائیں گے. اور آپ دی لائن آپ کے بچے ہوں گے. جی ایگزیکٹلی، جو ایم فل کمپلیٹ کر رہے ہوں گے بچے، ان میں کمپیٹیٹو پروسیس کے ذریعے یہ سلیکٹ کیے جائیں گے. اور پھر جب بچے سلیکٹ ہوں گے تو ان میں 2-3 اور پروسیسز ہیں کہ ان کو پہلے پروفیسر کے ساتھ چائنا میں اپنے آپ کو الائن کرنا ہوگا کہ جس ایریا میں پروفیسر کام کر رہا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کرے. سر آپ نے بڑی اچھی خبر دی ہے. میں ڈاکٹر عمران شریف کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ میرے اقتصادیات ہیں، آپ بتائیں کہ سی پیک کے پاکستان کو کیا فائدے ہوں گے؟ سی پیک ہے کیا چیز؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیلاً بتایا، بہت ساری نئی خبریں بھی دی ہیں کہ 25 اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جائیں گے. یقیناً اگر باقی ادارے بھی اس طرح کریں گے تو فائدہ ہوگا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سی پیک کا کیا فائدہ ہوگا؟ جی افتخار بھائی، ایسا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو اس کا انٹروڈکشن اور اس کا پورا پروفائل بتایا، اس میں کچھ چیزیں اور جو اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں وہ ایڈ کروں گا. اس میں جس طرح سے یہاں پر شارٹ ٹرم پلاننگ کی گئی تھی اس پروجیکٹ کے اندر، میڈیم ٹرم پلانز ہیں اور لانگ ٹرم پلانز ہیں. ابھی ہم میڈیم کی طرف جا رہے ہیں اس وقت. 2025 کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کی طرف جا رہے ہیں. بیسیکلی یہ پاکستان اور چائنا کا دونوں کا جوائنٹ ایک پروجیکٹ تھا جس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. یہ صرف ایک سی پیک نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کوریڈور چائنا بنانا چاہ رہے ہیں جو پوری دنیا کو ایکسیس کریں گے. اگر ہم اس کو یہاں پر صرف اس بات پہ اگر ہم رہیں کہ سی پیک سے پاکستان کے ساتھ کیسے یہ ایفیلیٹڈ ہے اور اس سے کیا اکنامک بینیفٹس ہو سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جہاں پر چائنا کو فائدہ ہے، چائنا کی جو کہہ لیں کہ جو پر یونٹ ان کی جو کاسٹ کم ہوگی، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہو جائے گی، ان کی ایکسپورٹس جو ہیں ان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ان کی جو ان کو امپورٹس وہ لے کے آتے ہیں ان کی بھی کاسٹ کم ہو جائے گی. ان کا جو وہ ٹریڈ روٹ ہے، جس طرح سے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ جو ہے وہ شارٹ ہو رہا ہے. جب شارٹ ہوگا تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی کم پر یونٹ آئے گی. تو جہاں پر ان کو فائدہ ہوگا تو وہ کیونکہ ٹریڈ روٹ ہمارے کنٹری سے گزر کر جائے گا. اب کوشچن یہ تھا کہ سی پیک سے سب سے پہلے چائنا اور پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں سب سے پہلے کرنا کیا تھا. شارٹ ٹرم پلان سے جس میں آپ کے انرجی پروجیکٹ تھے، سب سے پہلے انرجی پروجیکٹ کے اوپر انہوں نے کام کیا. اس کے بعد آپ کے انفراسٹرکچر کے اوپر کیا، کیونکہ جب ٹریڈ روٹ جانا ہے تو وہ روڈ سے جانا ہے. آپ کا جو ہے روڈ ہے، موٹر ویز ہیں، آپ کا اب ٹرین کی طرف آ گئے ہیں، اب ریلوے کی طرف آ گئے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس پورے ٹریڈ روٹ کے اوپر 9 اکنامک اسپیشل زونز اب کنسٹرکٹ ہونے کے لیے جا رہے ہیں، جن کی جی پاکستان کے اندر، جو کہ ہر پروونس کے اندر ایک اسپیشل اکنامک زون ہے. یہ رسائی میں بھی اس کا جی پہلا وہاں پر جی پہلا ہر صوبے میں ایک آ رہا ہے. پنجاب میں فیصل آباد میں ہے، اور اسی طرح سے سندھ میں ایک ہے، اسی طرح سے کے پی کے میں ہے، اسی طرح سے کچھ ہے. جی ساؤتھ میں بھی نہیں ہے، لیکن میری یہ پرپوزل ہوگی. آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ ساؤتھ جو ہے پرٹیکولرلی ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ساؤتھ کا ہے. آپ نے بہت ساری چیزیں کی، اب وہ ریلوے کی طرف بھی آ رہے ہیں، روڈ اسٹرکچر بھی انہوں نے بتا دیا بہت سارے. تو ایگریکلچر پہ کہاں ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں کہا کہ ہم کاٹن ٹیکنالوجی بھی چائنا چلائیں گے اور اس کو سی پیک کا حصہ بنائیں گے. جی بالکل. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو زراعت ہے ہماری، اس سی پیک سے اس کو کتنا فائدہ ہوگا؟ جی دیکھیں، پاکستان میں ایگریکلچر کا جو سیکٹر ہے، میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ضرور بتانا چاہوں گا، کیونکہ یہ کیوں ایسا ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں 19% جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کا. یہ بڑا میجر کنٹریبیوشن ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ ہمارے پاکستان جو ہے وہ اس وقت جو 40% لیبر فورس ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر پرووائڈ کر رہا ہے. دیکھیں 40%، اراؤنڈ 40%. پاکستان از ون آف دا کنٹری جو ٹاپ 10 جو ایگریکلچر جو کراپس ہیں ان کو پروڈیوسنگ کنٹری ہے، جو ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے. ہر طرح کی جو پروڈکٹ ہے وہ ٹاپ 10 میں آتا ہے. رائس بھی ٹاپ 10 کنٹری میں آتا ہے کہ جو
सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूस है। हाँ जी, वो तो 5 में 6 तीसरे नंबर पे भी आते हैं। लेकिन टॉप 10 में आप समझते हैं टॉप 10 में तमाम एग्रीकल्चरल जो हमारी क्रॉप्स हैं और जो लाइफ स्टॉक और बाकी सारे सेक्टर्स आते हैं, उसके अंदर माइनर क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स हैं, वो सारे के सारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर को भी लेकर आएंगे। बेसिकली तो ये भी एक कह लें कि ये उसका एक हिस्सा है। और उस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि साउथ पंजाब के अंदर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंस्ट्रक्ट होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि यहाँ पर जो जिसे कहते हैं हम कि जो जितना भी जो कॉटन के हवाले से कह लें या आप जो मेजर हमारी फूड क्रॉप्स के हवाले से कह लें, उसका यहाँ पे ये आप समझ लें सेंट्रल पॉइंट ये हब है आपका। ये जो साउथ पंजाब का जो एरिया है जो कि नियर टू एडजेसेंट टू सिंध भी आता है, नियर टू बलूचिस्तान जी, बलूचिस्तान भी आता है। तो ये जी बिल्कुल, तो ट्रेड रूट क्योंकि इधर से गुजरता है हमारे पास से, तो ये जो साउथ पंजाब जिसमें मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खां, ये जो 3 जो मेजर हमारे डिवीजन हैं, उनके बिल्कुल सेंटर से लेके ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ सकती है। इसके ऊपर मजीद बहुत डिटेल के साथ हम बात कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि 4 तरह का गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है यहाँ पर इस CPEC के अंडर एग्रीकल्चर के लिए। नंबर 1 उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे इन टर्म्स ऑफ कि जो सीड की नई वैरायटीज हैं उसके लिए करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पर क्या कहा गया कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, हमारे जो एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे हम थ्रू विद द कॉपरेशन ऑफ चाइना। नंबर 3 जो है वो यहाँ पर ये कहा गया कि हम यहाँ पर जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स हैं, यहाँ पर जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं और बाकी जो फैसिलिटीज हैं, वो उससे हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। उसमें लोकल इन्वेस्टर भी आएगा और बाहर का इन्वेस्टर भी आएगा, चाइना से भी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसमें मैं लेटर ऑन ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ बिल्कुल, लोकल इन्वेस्टर और चाइना के इन्वेस्टर मिलकर ज्वाइंट करें सो दैट के दोनों के फायदा हो, दोनों के इंटरेस्ट होंगे, दोनों के काम चलेगा वहां पर। जो चौथी बात सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर जो अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स का देखें तो एक्सपोर्ट्स के अंदर जो चाइना को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी कॉटन नंबर 1 है, उसके बाद हमारी जो क्रॉप्स हैं वो नंबर 2 पे आती हैं, जो फूड क्रॉप्स हैं हमारी। इसके अलावा लाइफ स्टॉक सेक्टर है जिसमें फिश है और बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हमारे एक्सपोर्ट्स के वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेट करते हैं। तो अगर इस रूट से अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है और यहाँ पर अगर कैपेसिटी बिल्डिंग होती है तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसके अंदर वैल्यू एडेड आएगा। और जिस तरह से बहुत सारी हमारे जो चीजें हैं वो हमारी मार्केटिंग के इश्यूज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के किसान का, सबसे बड़ा मसला है क्योंकि किसान जो है वो देखें हर साल कभी अनियन हो जाता है, कभी पोटैटो हो जाता है, कभी टोमेटो हो जाता है, वो मतलब उसको वो प्राइस नहीं मिल पाती। इसी तरह से मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो वैल्यू एडेड है उसको हमें उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आनी है कि हम सीरियल बात की। मैं डॉक्टर अली रज़ा साहब के साथ बात करना चाहूँगा क्योंकि फोकल पर्सन है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ सीकॉइन के और IUB में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं, आप एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, ज़राअत को क्या फायदा होगा CPEC का? और आप फोकल पर्सन, आप ये बताएं कि चाइना कितना इंटरेस्टेड है ज़राअत के हवाले से? CPEC से जो सबसे ज्यादा फायदे ज़राअत में होंगे पाकिस्तान को वो ये है कि चाइना ने आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा, जबकि डॉक्टर कह रहे थे कि और चीजें हैं और ज़राअत भी होगी, आप कैसे कह सकते हैं? असल में खुद एक एग्रेरियन हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़राअत वो तमाम मटीरियल प्रोवाइड करता है जिससे तमाम इंडस्ट्री चलती है। अच्छा, तो इसलिए ज़राअत का शेयर बढ़ेगा। अब वो शेयर कैसे बढ़ेगा? चाइना ने जब CPEC शुरू किया 2007 में उन्होंने प्लानिंग की तो 2009 से उन्होंने सबसे पहले कैपेसिटी बिल्डिंग पे तवज्जो दी। उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिए कि वो मास्टर्स और PhD करें और वहाँ से न्यू टेक्नोलॉजी सीखें और वापस मुल्क में आएँ ताकि वो उनके लिए एक अच्छी साइंटिस्ट की फोर्स बने पाकिस्तान में, जो कि चाइना के प्रोजेक्ट्स को यहाँ लेके उनकी इब्तदाई आप बात कर रहे हैं? इब्तदाई उनके प्रोजेक्ट्स को लेके चल सके। उसके बाद चाइना ने जो उन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी उन्होंने उन स्टूडेंट्स को फिर कुछ फंडिंग प्रोवाइड की, कुछ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फंडिंग प्रोवाइड की कि वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राअत के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करें। अब उसके बाद जो जिसमें अभी सर बता रहे थे कि पाकिस्तान में बड़ा मसला है कि हमारी क्रॉप प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन अच्छा ये जो आप प्रोजेक्ट बता रहे हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं ऐसे जो इसके जिक्र हो ताकि हमारे नाज़रीन भी सुने उसको? बिल्कुल, उसके अंदर जो चाइना ने सबसे पहले तवज्जो दी पाकिस्तान के अंदर राइस प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अच्छा, उसके बाद वीट उसका भी बड़ा
फायदा हो रहा है, टेक्नोलॉजी आई है, हमारी जो पैदावार है वो बढ़ी है बड़ी। बिल्कुल, हमारा हाइब्रिड राइस जो है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने वीट प्रोडक्शन, और सबसे अहम जो बात एग्रीकल्चर में, हमारा मुल्क ठीक है कि बहुत सारी मेजर क्रॉप्स में पहले 10 मुल्कों में आता है, लेकिन हमारा मुल्क जब भी पर एकड़ यील्ड पे आते हैं तो हम बहुत लो चले जाते हैं। चाइना हमारी इस मामले में बड़ी मदद कर रहा है कि हमारी पर एकड़ यील्ड बढ़े। अब पर एकड़ यील्ड के लिए चाइना ने जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से, वो स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग है। स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग उन तमाम क्या होती है जी, ये बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी है। अब किसान फसलों की मखलूत काश्त तो बहुत अच्छे से करता आ रहा है, पाकिस्तान में भी हो रही है। जैसे कि कपास के साथ किसान प्याज लगा लेता है, लेकिन और कपास के साथ कहीं पे तरबूज लगा लेता है, इसी तरह गन्ने के साथ प्याज लगा लेता है। लेकिन जब भी इस किस्म की इंटरक्रॉपिंग होगी, वो अल्टीमेटली हमारी पर एकड़ यील्ड कम कर देती है और फार्मर की नेट इनकम भी कम कर देती है। तो चाइना ने स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग पे बहुत तवज्जो दी। वजह ये थी कि सिर्फ चाइना की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ज़राअत के लिए एरिया कम होता जा रहा है, और यही सूरत हाल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो ज़राअत का एरिया है वो दिन ब दिन कम हो रहा है, एक तो आबादी के बढ़ने की वजह से, दूसरा पाकिस्तान का जो ज़राअत का एरिया है वो हाउसिंग सोसाइटीज लेती जा रही हैं। बिल्कुल ठीक बात। अब उन्होंने क्या किया कि जब ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने कहा कि हमें पर एकड़ यील्ड बढ़ानी होगी। दूसरा, चाइना की जो हैबिट है क्रॉप्स की, उन्हें ज्यादा क्रॉप्स चाहिए पर ईयर, तो स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग के जरिए वो एक साल में 4 क्रॉप्स ले लेते हैं। और रिसोर्सेज कितने यूज करते हैं? अक्सर हम एक साल में 2 क्रॉप लेते हैं। 2 क्रॉप लेते हैं। अब हमारा जो, जिस तरह कि अभी स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है मेज और सोयाबीन का। अब मेज और सोयाबीन के अंदर हम ऐसी 2 क्रॉप्स को लगा रहे हैं जो एक क्रॉप तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रही है, लेकिन दूसरी क्रॉप जो है वो सॉइल के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि सॉइल की जरखेजी को बढ़ा रही है। अब इसका एक और भी इफेक्ट है, अगर हम मुसलसल मेज की काश्तकारी करते रहेंगे तो कुछ अर्से बाद हमारी जमीन अपनी जरखेजी खो देगी, और हमारी जो मेज की इस वक्त इरीगेटेड एरिया और साउदर्न पंजाब में जो एवरेज यील्ड है वो 100 मन के करीब है। और 100 से भी आप क्रॉस करेंगे, 100 से भी कुछ फार्मर जो क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूसली मेज को लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जमीन पहले ही हार्ड होती जा रही है, हमारी जमीन जरखेजी खोती जा रही है, उससे हमारी मेज जो है उसकी पैदावार एवरेज कम होना शुरू हो जाएगी आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो इस मसले को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं कि हम अपने एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग सिस्टम में लेग्यूम्स को इनकॉर्पोरेट करें। लेग्यूम्स वो फसलें हैं जो फलीदार हैं। फलीदार फसलों की जड़ों में कीड़े अल्लाह पाक ने रखे हैं, जो कीड़े हवा से नेचुरल जो हवा से नाइट्रोजन लेके जमीन में बढ़ा देते हैं, और उनकी जड़ें कुछ खास किस्म के तेजाब रिलीज करती हैं जो कि फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं। जैसे कि आजकल किसानों को बड़ा मसला है कि डीएपी बहुत महंगी होती जा रही है। अगर हम अपनी फसलों में लेग्यूम्स लगाएंगे तो डीएपी हमें कम डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जमीन में डीएपी तो अवेलेबल है, ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हमारी जो सॉइल की पीएच है वो 8.5 से बढ़ती जा रही है। तो वो जो एसिड्स प्रोड्यूस होंगे वो डीएपी की अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे फसल को। अब हमारी जो स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी है, अगर फार्मर इसको यूज करेगा तो उससे क्या होगा, उसको 86 से 90 मन के करीब, ये मैं जो आपको डाटा दे रहा हूँ ये हमारी पिछली 5 साल रिसर्च का है। इस वक्त भी हमारे ट्रायल इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के इश्तराक से भावलपुर में भी लगे हुए हैं, विहाड़ी में भी लगे हुए हैं, मुल्तान में भी लगे हुए हैं। साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि 25 स्टूडेंट जा रहे हैं पीएचडी, बड़ी अच्छी खबर है जी, हमारे साउथ के बच्चे जाएंगे पीएचडी करके आएंगे। यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च है या वैसे हमारी रिसर्च है वो उस पर हम बात करें तो रोज पीछे जा रहे हैं, हम रिसर्च हमारी खत्म होती जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह सीड का मसला डॉक्टर साहब ने भी बात की, तो चाइना के साथ कोई ऐसा एमओयू आप अगर साइन करें जिससे हमारी रिसर्च उठे, ताकि हमारे जो बच्चे स्पेशली एग्रीकल्चर रिसर्च इस पर काम हो, ताकि जिस तरह डॉक्टर बता रहे थे तो हमारे अपने साइंसदान हो, टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च हम अपनी लोकली करें और किसान को फायदा हो। इफ्तिखार, आपका सवाल बहुत ही वैलिड है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है कि नो हाउ टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, दूसरा ये है कि जो पैटेंटेड वैराइटीज़ हैं, जो उनकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो इनको हासिल करने के लिए 2 लेवल आपको ऑपरेशंस के चाहिए, एक बेसिक लेवल कोऑपरेशन का, और उसके बाद जब आपका नेक्स्ट लेवल बढ़ता है, जब आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम चाइनीज़ के साथ एक सिंसियर पार्टनरशिप में जाएंगे तो हमने यहाँ तक देखा है कि जो हमारा एमओयू है उसमें उनकी तरफ से शिकायत डाली गई हैं कि अगर ये ताल्लुक बढ़ेगा तो वो हमें तैयार है, वो सीड की वो वैराइटीज देंगे जो दुनिया में वो किसी को देने को तैयार नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें इस ध्यान में रखना चाहिए कि वो वैराइटीज उनकी क्लाइमेट एनवायरनमेंट के हिसाब से ऑप्टिमाइज हैं।
ज़रूरी नहीं है कि वो वैराइटीज़ हमारी सॉइल हमें भी देखना होगा अपनी जी, जबकि हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अली रज़ा, वो भी आपसे शेयर करेंगे कि कुदरत ने जहाँ हमारे साथ कुछ मसाइल भी हैं, वहाँ कुदरत ने हमें बहुत सारी फयाजियों से भी नवाजा है। जैसे कि जो सूरज की रोशनी है, वो चूंकि प्लांट्स आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक बनाते हैं, और लाइट और हीट और इसकी बड़ी वैल्यू है इस एनर्जी की, तो वो पाकिस्तान में चाइना के मुकाबले में 2 से 2.5 गुना ज़्यादा लाइट एनर्जी पर यूनिट एरिया अवेलेबल होती है। तो हमें एडवांटेज को अपने कैपिटलाइज करना है। तो न सिर्फ ये कि हम उनसे वो वैराइटीज़ देंगे, बल्कि अपनी वैराइटीज़ बनाने का तरीका भी सीखेंगे। इस हवाले से पहले ही कुछ ब्रेक थ्रू हमारी यूनिवर्सिटी ने, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर ने की। जैसे आपको पता है हमारे बड़े एमिनेंट साइंटिस्ट हैं डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब, जिन्होंने कॉटन की वैराइटीज, अब कॉटन जो क्रॉप है, आपको पता होगा कि आज से 15 साल पहले पाकिस्तान 16 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस कर रहा था, और अब 6-6.5 मिलियन बेल्स पे आ गया, 40% पे आ गया, जबकि 50% कम हो गया, जबकि इंडिया उस जमाने में 6 मिलियन पे था और वो 20 मिलियन क्रॉस कर गया, ऊपर चला गया। तो ये इसलिए रिसर्च का फुकदान आप समझते हैं। रिसर्च का हमने नई जो क्लाइमेटिक चेंजेस थे उसके हिसाब से अपने लिए नई वैराइटीज नहीं डेवलप की, प्लस वो एग्रोनॉमिक टेक्निक्स जैसे ये इंटरक्रॉपिंग है, और सॉइल की फर्टिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि हर साल क्या हो रहा है कि उसी ज़मीन से कॉटन की यील्ड कम हो रही है। तो बेसिकली ये कि ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो रहे हैं, और हमारी प्रैक्टिसेस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमने ये चाइना से नो हाउ हासिल करनी है, उनके तजर्बे से सीखना है, और अपने यहाँ भी तजर्बे करके कस्टमाइज और ऑप्टिमाइज करना है उन मेथड्स को कि जिनसे एग्रीकल्चर हमारा न सिर्फ यील्ड बढ़े, बल्कि वो सस्टेनेबल हो, कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन भी वो फायदे हासिल कर सके जो हमारी जनरेशन हासिल करे। डॉक्टर इमरान साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। जिस तरह डॉक्टर ने बात की कि रिसर्च वो देना चाहते हैं, वो तो हर हवाले से तैयार हैं। गहरी बात है, हमें अपनी चीज़ें भी देखनी है, और हमारे पास अब फोरम मौजूद है, हमारा किसान या हमारा साइंसदान चीज़ें तैयार करे और ताकि चाइना भेजें, ताकि हम उससे फ़ायदा उठाएं। लाइफ स्टॉक बड़ा एक हमारा शुबा है, बहुत बड़ा है, ज़राअत से भी ज़्यादा अहमियत अख्तियार करता जा रहा है। इस हवाले से आप समझते कोई CPEC का फ़ायदा होगा? जी, मैं ये समझता हूँ कि देखें, अगर हम अपने GDP में देखें, कंट्रीब्यूशन देखें, तो मेजर जो क्रॉप्स हैं उनका अराउंड 7% बनता है, और जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उनका अराउंड 12% बनता है। तो वो 2 टाइम ज्यादा है उसका लाइफ स्टॉक सेक्टर। आप समझते हैं ज़राअत से ज़्यादा लाइफ स्टॉक हमें दोनों इंटररिलेटेड हैं, हम किसी एक को अलग नहीं कर सकते। ज़राअत और लाइफ स्टॉक एक ही चीज़ है, वो एग्रीकल्चर का हिस्सा ही है दोनों, तो दोनों मिलकर चलते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जैसा डॉक्टर साहब ने भी उसके ऊपर कहा कि प्रोडक्शन जो है वो कॉटन की और बाकी जो मेजर क्रॉप्स हैं उनकी यील्ड और ये बाकी सारी चीजें, वहां पर लाइफ स्टॉक भी बहुत अहम है, क्योंकि लाइफ स्टॉक सेक्टर पाकिस्तान जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकता है। खासतौर पे देखें, रूरल एरियाज के अंदर जो है वो तो जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से चोलिस्तान है, भावलपुर के पास है, थर का एरिया है, हमारा थल है, ये थल है, चोलिस्तान है, वहां पर जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वहां पर लोग उसको उस तरह से लोगों के पास इतने ज्यादा एसेट्स हैं लाइफ स्टॉक के, जिनको वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे, वो अपनी लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए, गुजारा करने के लिए। तो उसको हमें उसको फोकस करना चाहिए, इन एरियाज को फोकस करें। मैंने खुद जो मेरी PhD थी वो चोलिस्तान के ऊपर थी, मेरा लोकल टॉपिक था, तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पर लोग जो है वो यहाँ पर जो रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज के अंदर लोग होते हैं, उनसे कहीं ज्यादा एसेट वाइज कहीं ज्यादा वो पॉवर्टी में आते ही नहीं है। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें तो वो जो है वो यहाँ से 50% ज्यादा लोग पॉवर्टी के नीचे आ रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो उसका CPEC के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप ये देखें, यहाँ पर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर जहाँ पर कॉटन की एक्सपोर्ट हो रही है वो अराउंड अबाउट 645 मिलियन की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना की, सिर्फ एक कंट्री की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा बाकी तो जगहों पे है ही है, UK के साथ हो रही है, बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ हो रही है। सीरियल्स की 256 मिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है हमारी, फिश 134 मिलियन की हो रही है, इसको हमने इंक्रीज करना है। फिश भी कर सकते हैं जी बिल्कुल, ये लाइफ स्टॉक के अंदर आता है, मीट के अंदर आता है। पाकिस्तान इज कह लें कि मीट प्रोड्यूसिंग सबसे बेस्ट मीट जो दुनिया का है वो पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। पाकिस्तान के मीट को यहाँ पर बात वही आ जाती है कि हम प्रोडक्शन की तो साथ साथ बात कर रहे हैं सारे लोग, लेकिन हमें साथ साथ मार्केटिंग की और वो स्टैंडर्डाइजेशन की, क्वालिटी की, और वो वाली बात जिससे हम उसकी मार्केटिंग कर सकें और उसको प्रोसेसिंग कर सकें, उसके अंदर वैल्यू एडेड लेके आ सकें हम, सो दैट कि पाकिस्तान को हम देखें 1 और 11 में बहुत फर्क होता है। अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो 1% इंक्रीज करेंगे, 2% करेंगे, अगर आप वैल्यू एडेड में जाएंगे तो आप 11% प्रोड्यूस कर रहे होंगे।
तो जो वो इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा सी पैक के अंदर, क्योंकि देखिए ट्रेड रूट्स पहले आपके उस तरह से नहीं थे, आपको एक्सेस उस तरह का नहीं था। अगर आपके कोल्ड स्टोरेजेस बन जाते हैं, इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। मैं पोस्ट डॉक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कर रहा था, तो मैंने मार्केट में गया तो मैंने देखा कोरिएंडर इंडिया से आया हुआ था। अब कोरिएंडर की साइंटिस्ट बैठे हैं, उसकी कितनी लाइफ है, और वो इंडिया से ट्रैवल करके अगर यूके लंदन में पहुंच रहा है, तो पाकिस्तान का जो ट्रेड रूट है उसके ऊपर क्यों नहीं हो सकता वहां पर। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी। इसी तरह से जो लाइफ स्टॉक, जी बहुत सारी चीजें हैं, मीट बहुत ज्यादा, ना कि सिर्फ पाकिस्तान चाइना को कर सकता है, चाइना इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान जो है वो मीट लाइफ स्टॉक सेक्टर से प्रोडक्शन लेके पूरे यूरोप को, पूरी दुनिया को दे सकता है। चाइना की असिस्टेंस के साथ हमें मैं कहता हूं कि इतना हमें फायदा होने जा रहा है जिसको हमने अपने पोटेंशियल को खुद यूज करना है। अब ये बिल्कुल मत सोचें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो चाइना कुछ आके ऐसा करेगा, ज्यादा हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, जी बिल्कुल, फायदा हमने खुद उठाना है। शोबे से उठा देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इसमें किसान बड़े परेशान हैं, ज्यादा किसान नहीं करते, वो कहते हैं कि इसकी पैदावार कम होगी। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो अपने बागात में दूसरी फसल काश्त नहीं करते, जो उनके बागात की जो है पैदावार वो कम होगी। तो आप क्या समझते हैं, कैसे इसकी पैदावार बढ़ जाएगी, कैसे होगा? देखिए जी, जो हमारी स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ मेज और सोयाबीन के लिए नहीं है, ये और भी क्रॉप्स के लिए। अच्छा। यहाँ मैं आपको इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कुछ डाटा शेयर करूंगा मेज और सोयाबीन स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग का। जब मेज एक किसान अकेली काश्त करता है, यानी कि सोल क्रॉपिंग करता है, तो उसकी एवरेज यील्ड पाकिस्तान में इरिगेटेड एरिया में 100 मन के करीब आ रही है। जब वो हमारी टेक्नोलॉजी के जरिए काश्त करेगा तो उसको 86 से 90 मन मकई भी आएगी, प्लस 10 से 12 मन सोयाबीन भी आएगी। अच्छा, उससे 10-12 मन कम जो होगा तो उसकी जगह सोयाबीन का। जी नहीं, मैं अभी अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ तो आप हैरान होंगे। अब 86 से जो 90 मन मकई आ गई, वो हो गई 1,20,000 की, जो करंट रेट है मार्केट। बिल्कुल ऐसे। जो सोयाबीन है, सोयाबीन 4 टाइम एक्सपेंसिव है मेज से, यानी कि सोयाबीन का 1 मन 4,000 रुपए मन है, बिल्कुल, और मेज का 1 मन बड़ी जरूरत है हमारे मुल्क को। जी, अब मैं एडिबल ऑयल की और ये चीजों की बड़ी जरूरत है हमें। बिल्कुल। अब हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ कि अगर हमारा 10,000 या 15,000 का मेज की वजह से लॉस हुआ था, तो फायदा हमें नेट कितना हुआ, 18 से 20,000 बच गए इंटरक्रॉपिंग करने से। बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, जो वाइस चांसलर साहब ने बात की कि इंटरक्रॉपिंग करने से हमने अपनी सॉइल भी बेहतर कर ली, हमने अपनी सॉइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा ली। नंबर 3, यहाँ पे सबसे अहम डाटा जो सोयाबीन का मैं बताना चाहूंगा, सर ने अभी पोल्ट्री इंडस्ट्री का जिक्र किया और सर ने लाइफ स्टॉक का जिक्र किया। लाइफ स्टॉक में सबसे बड़ा शेयर जो है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री का है। पोल्ट्री इंडस्ट्री पूरी की पूरी किस चीज के ऊपर खड़ी है, सोयाबीन मील के ऊपर खड़ी है, क्योंकि जो 40 दिन में एक पोल्ट्री तैयार होती है, उस एक ब्रॉयलर को क्या चीज चाहिए, लाइसीन, और लाइसीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, सोयाबीन है। और सोयाबीन की इम्पोर्ट आप फीड देखें, अब यहाँ पे अगर देखें हम पोल्ट्री इंडस्ट्री के इस वक्त रेट तो बड़े आसमान पे हैं, कहाँ, और फीड जो है इतनी महंगी हो गई है। जी, अब सोयाबीन जो 2011 में हम 100 कुछ अरब की बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, इस वक्त सोयाबीन की इंपोर्ट 2200 अरब रुपए पे पहुंच चुकी है। अगर हमने इसको अब यहाँ पे ना स्टॉप किया तो क्या होगा, ये बढ़ती जाएगी और ये ईडेबल ऑयल के बिल से भी ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल। अब हम अगली बात पे आते हैं कि अगर हम सोयाबीन अपने मुल्क पे ग्रो करेंगे तो हमें ईडेबल ऑयल मिलेगा, हमने उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया, और उसके बाद वो जो मील बचा हम उस मील को डायरेक्टली पोल्ट्री को दे देंगे। अब हम आते हैं दूसरे नुक्ते की तरफ, लाइफ स्टॉक में जो एनिमल है, यानी कि मिल्क और मीट प्रोडक्शन। जब हम स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग करेंगे, पूरे पाकिस्तान में और साउदर्न पंजाब में खास तौर पे साइलेज बनता है मकई का, लेकिन जो मकई का साइलेज है वो रिच सोर्स नहीं है कैल्शियम का, जबकि जानवरों को कैल्शियम बहुत चाहिए। अब जानवरों को कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, सोयाबीन से। अब सोयाबीन की जो वैरायटीज है, अगर आप सोयाबीन को काट के उसका साइलेज बनाएंगे, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप सोयाबीन और मकई को मिक्स करके उसका साइलेज बनाएंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो जाएगी मकई की वजह से, और उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी हमने एक तजर्बा सिंध में किया, तो उसके अंदर ये सादा लफ्जों में अगर किसानों को समझाऊं तो 1 पाव दूध सुबह और 1 पाव दूध शाम को बढ़ गया सिर्फ 17 दिन सोयाबीन खिलाने पे। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब दुनिया की जितनी तरक्की, दूध की प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, दूध की और मीट का माल करें तो हमारी दूध की प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है। बिल्कुल, अगर हम उसको चारे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो दूध की फौरन हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और अगर हम उसके मील को यूज करेंगे तो उसका मीट बहुत जल्दी बढ़ेगा। अगर आप इस वक्त दुनिया में देखें जो हाई स्टैंडर्ड मीट है, उनके अंदर जो उनकी खुराक है वो सोयाबीन मील है। अभी हमारी पिछले दिनों एक मुलाकात हुई तो वो इस्लामाबाद में
तो वहां पे भी उन्होंने बात की कि आप कौन सी वैरायटीज ग्रो कर रहे हैं, क्या वो रिच हैं प्रोटीन में, क्या वो रिच हैं ऑयल में। अब हमारी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, ये जहाँ पे धूप ज्यादा होती है वो हमेशा फसल के अंदर ऑयल की परसेंटेज बढ़ा देती है, यानी कि हम अपना ईडेबल ऑयल का बिल भी कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ 1 अरब से ज्यादा रोजाना हम ऑयल खा रहे हैं, मंगवा रहे हैं बाहर से, तो हम ये अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा लैंड नहीं चाहिए। यहाँ फार्मर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि मकई इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 35 लाख एकड़ पे काश्त होती है। अगर हम सिर्फ उस 35 लाख एकड़ को इस नई टेक्नोलॉजी पे चेंज कर लें तो क्या होगा, हमारे मुल्क के अंदर फौरन हम 1.4 मिलियन टन सोयाबीन अपने मुल्क में प्रोड्यूस कर लेंगे। अब 1.4 मिलियन टन का मतलब क्या है कि हम जो टोटल 1.9 यानी कि 19 लाख टन जो सोयाबीन बाहर से मंगवा रहे हैं, हम 14 लाख टन तो 14 लाख टन हम पाकिस्तान में पैदा कर लेंगे। साथ में 76% हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा सिर्फ एक सीजन से, और हमें क्या होगा कि हमारी सॉइल भी बेहतर हो गई। तो इसके लिए आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जिस तरह आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे इस तरह मोटिवेट हो रहा है। जी बिल्कुल, अब हमारे जो किसान है वो हमारे साथ बहुत ज्यादा राब्ते में है। अब हमसे वो सीड मांग रहे हैं कि हम इसको लार्ज स्केल पे लगाएं। और अभी जो हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया, वाइस चांसलर साहब ने इस्लामी यूनिवर्सिटी के ने, कि हमें फार्म मशीनरी मिलने जा रही है। अब इंटरक्रॉपिंग के लिए पूरे पाकिस्तान में कोई मशीनरी अवेलेबल नहीं है, तो सिचुआन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CPEC की वजह से वो सारी फार्म मशीनरी इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर को विद टेक्नोलॉजी मेजरमेंट्स ट्रांसफर करेगी। तो उससे क्या होगा कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर लोकली उस मशीन को प्रोड्यूस करेगी रिवर्स इंजीनियरिंग करके, ताकि हमें इंपोर्ट ना करानी पड़े। प्लस तो ये आप लोकली यही लोकली यूनिवर्सिटी तैयार करेगी और फार्मर्स को दे देगी। प्लस वो जो स्पेसिफिक इंटरक्रॉपिंग में सोयाबीन की वैरायटीज हैं या कॉटन की वैरायटीज हैं या पीनट की वैरायटीज हैं, वो सारी इधर आ जाएंगी। उससे क्या होगा कि हमारी एक साल में 4 फसलें आना शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ साथ हमारी वैल्यू एडिशन पे बात हो रही थी कि अब सोयाबीन सिर्फ यही नहीं रुकती, सोयाबीन का जो मिल्क है यानी कि सोयाबीन का जो दूध बनता है वो जानवरों के दूध से महंगा है। 250 ml सोयाबीन का मिल्क 200 रुपए का है, जबकि जानवरों का 250 ml 30 से 40 रुपए के दरमियान अच्छा मिल जाता है। उसके बाद उसकी प्रोड्यूस बड़ी मुश्किल है ना। आप सोयाबीन की क्रॉप के लिए साउदर्न पंजाब बेस्ट एरिया है। आप बता रहे हैं कि सर आप इसको लगा सकते हैं। ये चोलिस्तान जो हमारे जो गैर आबाद रकबे हैं यहाँ पर भी तो बड़ा आसानी से हो सकती है, ये नहीं हो सकती? नहीं, यहाँ पे चोलिस्तान का जो एरिया है उसके अंदर हम एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। अब उसके ऊपर भी वाइस चांसलर साहब ने लास्ट टाइम हमें बताया कि हम कोई एग्रो फॉरेस्ट्री के प्रोजेक्ट करें जिसके अंदर हम दरख्तों के साथ फसलें लगाएं। जैसे कि हम दरख्तों के साथ अगर गवारे को लगाएं तो 5 से 7 साल बाद वो सॉइल इस काबिल हो जाएगी कि वहाँ हम कॉटन लगाएं या बीट लगाएं या काबिल काश्त हो जाएगा। डॉक्टर मैं आपकी तरफ आऊंगा, जिस तरह आप बता रहे हैं रिसर्च और जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये किसानों तक बड़ी मुश्किल पहुंचती है, ये किस तरह आप समझते हैं कि तेजी से किसान को मुंतकिल हो सकती है? जी इसमें यह है कि जो हमारा अहम तरीन रोल रहा है ट्रेडिशनल, वो ये है कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज हैं गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वो एक इफेक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये एक इज्तिमाई एफर्ट से सॉल्व हो सकती है। और बाहर के मुल्कों में स्पेशली US में जो बड़ी एग्रेरियन इकोनॉमीज़ हैं उनके अंदर यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें अपना हिस्सा डालती हैं। तो हमने इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में कई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं फार्मर्स के लिए, जिसमें सिंध और पंजाब के फार्मर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं। हमने MOU साइन किया है 2 बड़ी कंपनीज के साथ, जहां हमने अपनी 3 सीड की वैरायटीज जो हैं उनको लाइसेंस किए हैं। लेकिन उसके साथ साथ उस एग्रीमेंट में हमने उनके साथ मिल के फार्मर्स को भी ट्रेन करना है, क्योंकि सिर्फ सीड नहीं बल्कि पूरी जो प्रैक्टिस है कि वो बोना किस तरह है, उसका किस डेप्थ पे उसकी बुआई करनी है, पानी कैसे लगाना है, क्योंकि हर जो सीड है ये इंतहाई साइंटिफिक अब हो चुका है। ये अब इसमें पुराने तरीके इस्तेमाल नहीं हो सकते। बिल्कुल। अभी रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कंप्लीट किया है। हमने स्मॉल ट्री सिस्टम यानी अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंगो ऑर्चर्ड में तकरीबन 6 महीने से हमने न सिर्फ ये कि ऑर्चर्ड डेवलप किए हैं बल्कि सिंध और पंजाब के फार्मर्स को ऑन साइट ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो आके अपने अपने पौधों को, हर प्रोग्रेसिव फार्मर की अपनी एक पूरी रो है मैंगो प्लांट्स की जिनकी वो खुद ट्रिमिंग और जो भी कटाई है करता है, ताकि वो ट्रेन हो जाए और अपने ऑर्चर्ड पे फिर जाके वो प्रैक्टिस को डुप्लीकेट कर सके और आगे इस नो हाउ को फैलाए।
प्लस ये कि यूनिवर्सिटीज़ के पास जो बहुत बड़ी मैन पावर होती है BS एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की, MPhil एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की, हम उनको और वेटनरी के स्टूडेंट्स को कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ किताबी इल्म तक न रहें बल्कि प्रैक्टिकली भी फैकल्टी के साथ मिलकर फील्ड वर्क करें, फार्मर्स की ट्रेनिंग में इंगेज हों, क्योंकि गर्चे के एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक बजाते खुद 15% या 20% इकोनॉमी का नजर आते हैं, लेकिन ये हैं प्राइमरी सेक्टर्स। जितनी आगे की इंडस्ट्री है जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स हैं, चाहे फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन है या वैल्यू एडेड की प्रोडक्शन है या सर्विसेज जो देनी है, वो डिपेंडेंट इसी पे हैं। ये प्राइमरी सेक्टर्स अगर हमारे स्ट्रेंथन होंगे और हम वैल्यू एडिशन की टेक्निक्स जैसे कि जो ड्राइंग टेक्निक्स हैं, फूड को प्रोसेस करके उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने की टेक्निक्स हैं, तो जब हम वो प्रैक्टिसेस भी साथ साथ फार्मर्स को ट्रेन कर देंगे, उनको छोटे यूनिट्स देंगे कि फार्मर अपने तौर पे, जैसे पोटैटो है, आखिर में फार्मर को पोटैटो उठवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। मैं आखिरी से एक बात ऐड कर दूं कि अगर उसी का एक छोटा ड्राइंग यूनिट फार्मर लगा लेता है तो पोटैटो पाउडर जो है वो तकरीबन 2500 पर केजी बिल्कुल सेल होता है, जबकि 150 रुपए पर केजी टोटल उसकी प्रोडक्शन। ये हमारे उकाड़ा के कुछ फार्मर इस तरफ आ रहे हैं, उकाड़ा की ये आपकी बात बड़ी जरूरत है। सर आपकी तरफ आऊंगा, वैल्यू एडिशन इंतहाई अहम टॉपिक है, इस पे किसान को मुंतकिल करना और ये टेक्नोलॉजी उनको देना, स्पेशली जहाँ आप बैठे हैं ये जनूबी पंजाब, जहाँ पर आप अगर देखें किसी भी फ्रूट का नाम ले लें, सीजन में वो टक्के टोकरी होता है, 20 से 30 रुपए किलो धक्के खा रहा होता है, सेब तक आपको 50 रुपए किलो मिलता है। अगर आप अंगूर ग्रेप्स की बात करूं वो भी इस तरह होता है, आम है, सिट्रस है, ये रुल रहा होता है। अगर कोई वैल्यू एडिशन या इस तरह कोई इंडस्ट्री यहाँ लगे तो इस तरह की भी कुछ तवक्कुआत हैं CPEC के हवाले से कि जनूबी पंजाब में ऐसी कोई इंडस्ट्री लगे ताकि जो हमारा फ्रूट है वो ज़ाय होने से बच जाए और किसान को बेहतर कीमत मिल सके। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये कहता हूँ कि देखें, जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं ना कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहिए और उसके अंदर हमें स्पेशलाइजेशन लेकर आनी चाहिए, रिसर्च से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं ना कि हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो उसकी वो क्वालिटी नहीं है जिससे हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। हमें फार्मर्स को ये गाइड करना होगा कि आपने ये वाली, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सीड वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पर एकड़ जो यील्ड है वो इंक्रीज होगी। इसी तरह से चाहे लाइफ स्टॉक सेक्टर हो या हमारा फूड क्रॉप्स हो, नॉन फूड क्रॉप्स हो, सारी की सारी जो है वो इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर उनके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना। उसके लिए चाइना का जो रोल है वो बहुत अहम हो सकता है। चाइना लीडिंग कंट्री है जो कि नई नई वैरायटीज और नई नई चीज़ें लेके आ रहा है, ना कि सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग में लेके आ रहा है। देखिए, अगर हम ये कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग से हम अलहदा नहीं कर सकते, दोनों साथ मिले हुए हैं। इसको हम नॉर्मली कहते हैं कि ये कमोडिटी सेक्टर है। कमोडिटी सेक्टर पाकिस्तान में 38% है, जो जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उनका अराउंड अबाउट 50% है। अभी भी 12% हमारा GDP जो है वो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और CPEC सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको इंडस्ट्री सेक्टर कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट कर सकते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें जो है वैल्यू एड लेकर आ सकते हैं। जिस तरह के आपने बात की, फ्रूट की बात की, हमारा बलूचिस्तान से एप्पल आता है, यहाँ से हमारा साउथ पंजाब हो गया मैंगो और बाकी जितने भी फ्रूट, ग्रेप्स की बात आप कर रहे हैं वो फालते की बात जी फालते की देखें, अगर आप देखें तो वो अगेन कोई नहीं देखें, जब ये शुरू में प्राइस आती है तो वो 400 रुपीज पर केजी आती है और अब जो है वो 40 और 30 रुपीज पर केजी के ऊपर आ गया है। तो क्वेश्चन ये है कि उसको हमने किधर लेके जाना है। एक तो वो जरूरियात है जो हमारी लोकल हमारी जरूरत है यहाँ पर फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, और उनको उसकी एक एस्टिमेशन प्रॉपरली एक फोरकास्टिंग होनी चाहिए। उतनी प्रोडक्शन उसके लिए हो जानी चाहिए, जो ज्यादा प्रोडक्शन है, जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन होती है, उसको हमें लेके जाना चाहिए वैल्यू एडेड के अंदर। चाहे वो पोटैटोज हों, हमारे यहाँ पर बहुत बड़े जो रेस्टोरेंट्स काम करते हैं, बाहर के जो लोग जो मल्टीनेशनल्स हैं वो यहाँ से लेते ही नहीं है, सारा का सारा कुछ बाहर से आ रहा होता है। तो अगर हम यहाँ पर प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, चाइना के साथ मिलकर ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स करें, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा एक रफली एक आपको एस्टीमेट बताता हूँ, अराउंड अबाउट की बात कर रहा हूँ, 1.87 जो बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट हो रही है चाइना को जा रही है, और अराउंड अबाउट 12.5 के अराउंड बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हम कर रहे हैं चाइना से। उसके अंदर मेजर क्या चीजें आती हैं? फर्टिलाइजर आता है जिस पर 271 मिलियन की
केमिकल्स आते हैं, जिस तरह बाकी मशीनरी आती है और बहुत सारी चीजें आती हैं जी, उसी केमिकल से वो पेस्टिसाइड भी बनता है। तो ये सारे का सारा अगर चाइना यहाँ पर उसको एस्टैब्लिश कर लेता है तो हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। उसका फायदा ये होगा कि हमारी अपनी प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और वैल्यू एडेड इंक्रीज होगा। और वैल्यू एडेड के लिए जरूरी है कि जिस तरह से हमेशा मैं ये कहता हूं कि जो इकोनॉमिक जोन्स हैं वो उस पोटेंशियल एरिया के करीब बनाए जाते हैं और वो फिजिबिलिटी बिल्कुल ठीक है। 9 जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अब तक जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आ चुके हैं, मैं कहता हूं कि एक 10वां जरूर होना चाहिए जो कि एग्रीकल्चर में होना चाहिए, वो साउथ पंजाब के अंदर होना चाहिए। बड़ी अहम बात है ये जो हम बात कर रहे हैं वैल्यू एडेड की। इस तरह जुनूबी पंजाब में देखें फ्रूट है, इस तरह कोई आप चाइना के साथ कोई MOU साइन करें ताकि बच्चों को अवेयर करें और फिर हमारे बच्चे बजाय इसके नौकरियों का अपना कोई बिजनेस करें। बिल्कुल, इस हवाले से मुख्तलिफ जो क्रॉप्स हैं उनमें पोटेंशियल मौजूद है। एक हवाले से मैं शेयर करना चाहूँगा कि चाइनीज़ कंपनी के साथ अभी हमारा MOU डेवलप हो रहा है कि ये जो चिलीज होती हैं, मिर्चें, जी सर, इनकी बड़े पैमाने पे काश्त की जाए और उनके साथ MOU में ये एग्रीड है हमारा कि अगर हम 1 मिलियन टन की प्रोडक्शन तक पहुंच जाते हैं तो वो पूरा प्रोसेसिंग प्लांट पाकिस्तान में फिर लगा देंगे। अभी इनिशियली तो वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर एक सर्टेन, अभी इन्होंने कुछ और इलाकों में भी इस तरह किया, बिल्कुल दुरुस्त जी, तो चिली के हवाले से बिल्कुल हमें ये भी देखना होगा कि चीज़ें जब तक इकोनॉमिकली वायबल नहीं होती, जब तक वो अंडरटेक नहीं की जा सकती, तो हमें अपने हमारे जो एग्रेरियंस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स के साथ मिल के ऐसा बिजनेस प्लान और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि वेरी सून हम प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग यूनिट्स को पाकिस्तान में लगाना शुरू कर दें और अपना रॉ मटेरियल डायरेक्टली इंपोर्ट ना करें, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट पे सेल होता है, जबकि एक वैल्यू एडेड फिनिश प्रोडक्ट जो कस्टमर सुपरमार्केट के शेल्फ से लेता है वो उसके लिए 10, 20, 30 गुना ज़्यादा पैसे देने को तैयार होता है और वहाँ पे असल इकोनॉमिक वैल्यू है। बिल्कुल ठीक। अली रज़ा साहब, आप आखिर में बताएंगे कि किसान किस तरह जो आप प्रोजेक्ट लाए हैं, ये जो आप कह रहे हैं भाई आप क्रॉप लें और पैदावार बढ़ाएं, किस तरह मोटिवेट होंगे? असल में किसान जब किसी चीज को फील्ड में लगा देखता है तो यकीन करता है। तो आपके कोई इस तरह के नशे प्लाट लगे हुए हैं? हमने हर जगह पे 5-5 एकड़ के पाकिस्तान में 15 जगह ट्रायल्स लगाए, सिंध में भी लगाए, पंजाब में भी लगाए और इस्लामाबाद में भी लगाए। अब उनका नतीजा क्या निकला कि बहुत सारे फार्मर्स अब तैयार हो गए हैं। इवन अभी बहावलपुर मेरे पास इस वक्त 17 फार्मर्स हैं जो मेज और सोयाबीन की इकट्ठी फार्मिंग करना चाहते हैं। अच्छा, गुड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और आपको दिलचस्प बात बताऊं कि जो सिचुआन यूनिवर्सिटी एक और टेक्नोलॉजी देगी इस्लामी यूनिवर्सिटी को, वहाँ पे फिश कल्चर होता है। फिश कल्चर हम सब ने शायद सुना हो या टीवी पे देखा हो कि वो चावल और मछली की इकट्ठी काश्त करते हैं। ठीक है। उन्होंने मछली की एक खास किस्म बनाई है कि चावल जो है फसल उसके शुरू के 60 दिन उसमें हम 3 इंच पानी खड़ा रखते हैं चावल के अंदर। जी, तो वो 3 इंच जो पानी खड़ा रखते हैं वो पहले हम जब चावल काश करेंगे, जब पानी खड़ा करेंगे तो वो मछली का बीज उसमें छोड़ देंगे। अब जब ये फार्मर लगा कहीं देखेगा और वो मछली जो है वो जमीन की फर्टिलिटी भी बेहतर करती है, तो जब वो किसान कहीं लगा देखेगा तो वो इस तरफ भी आएगा। इसी तरह हमारी जो टेक्नोलॉजी है मेज और सोयाबीन, अब फार्मर बड़ा अट्रैक्ट हो रहा है इसकी तरफ। जिस तरह आप लगा रहे हैं नशे प्लाट, भाई आप समझते हैं कि लोग देख के इस तरफ जी देख रहे हैं, फिर वो साथ में अब वो डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें बीज प्रोवाइड करें और गवर्नमेंट की अगर हमें सपोर्ट हो या जिस तरह मीडिया चैनल्स की सपोर्ट हो तो हमारी जब ये इन्फॉर्मेशन फार्मर तक पहुंचेगी तो एक लार्ज नंबर ऑफ फार्मर तैयार हो जाएगा। क्योंकि कोई भी किसान जिसकी जाती जमीन है वो ये चाहता है कि उसकी जमीन की जखीरी भी फायदा भी ज्यादा हो। अली रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज CPEC के हवाले से और ज़राअत के हवाले से बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू की हमारे मेहमानों ने और उनका ये कहना था कि जिस तरह CPEC पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट ला रहा है, हमारा किसान अगर उससे भरपूर फायदा उठाए तो यकीनन हमारा किसान भी खुशहाल होगा और पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।